देश को कोरोना से बचाने की वैक्सीन आ गई है, लेकिन कोरोना जब अपने चरम पर था तब मौत के संक्रमण को देश से बचाने में अपनी जान गंवाने वाले देश के सैकड़ों कोरोना वॉरियर्स के परिवार को अब भी सरकारी मदद के लिए तरसाया जा रहा है। ऐसे मुद्दे पर दस्तक देने की जिम्मेदारी आज तक ने उठाई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना, आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की दस्तक किन किन मुद्दों पर होगी। पहली दस्तक देंगे कोरोना वॉरियर्स से सरकारी धोखेबाजी पर। मध्य प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक की कहानी आज तक के संवाददाताओं की टीम लेकर आई है। दूसरी दस्तक हम देंगे अपनी मुहिम के साथ बेरोजगारी के खिलाफ। आज खबर उस राज्य की दिखाएंगे जहां 25 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए खर्च कर दिए जाते हैं ताकि इम्तिहान पारदर्शी तरीके से हो सके, लेकिन पेपर फिर भी लीक हो जाता है और परीक्षार्थियों के सपने, नौकरी का सपना बह जाता है। तीसरी दस्तक होगी बिहार में माननीय सांसद, विधायकों और सरकारी अफसरों को सोशल मीडिया वाली Z+ सिक्योरिटी मिलने से जुड़ी हुई उस फरमान पर जो आज नीतीश कुमार की सरकार ने जारी किया। तो शुरू करते हैं आज की पहली दस्तक, जिसका नाम हमने दिया है वादा रुपया मदद चवन्नी। जी हां, चवन्नी, जिसका अब कोई मोल नहीं है। देश के कई राज्यों के भीतर कोरोना वॉरियर्स से किए गए सरकारी वादे की यही हकीकत है। कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर्स यानी वो डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी जिन्होंने कोरोना के बेहद कठिन वक्त में अपनी जान की बाजी लगाकर देश के लोगों की रक्षा की। उन्हीं को कोरोना वॉरियर्स बताकर कई राज्य सरकारों ने जान जाने पर लाखों रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। फिर क्या हुआ? आज तक की दस्तक में देखिए हकीकत। उसने मेरे को 5 बार फोन किया कि पापा यहां से मेरे को निकाल लो, यहां मैं ठीक नहीं हूं, परंतु मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने बंसल में प्रयास किया, नेशनल हॉस्पिटल में प्रयास किया, वेदांता इंदौर में प्रयास किया, पर किसी ने नहीं कहा कि मेरे यहाँ ले आओ, मैं इसको भर्ती कर लूँगा। पर कोई रास्ता चूँकि बना ही नहीं। मैंने दिन भर प्रयास किया। यहाँ से जो लोग सागर से जो उसके जूनियर सीनियर पहुँच गए थे वो भी प्रयास करते रहे, पर कोई विकल्प नहीं मिला। लापरवाही दोनों जगह, सागर में भी हुई और वहाँ चिराई हुई तो खैर होती है, कोई बात ही नहीं है। वहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता कि किसके साथ क्या हो रहा है। बाहर अपने अस्पताल को बैठ के देखते रहो। आंसुओं की लकीरों में ही नहीं बल्कि इस पिता की नस नस में दर्द बह रहा है, जिसे कोई सरकारी मुआवजे के नोटों का बंडल पहुंच नहीं सकता। मैं छोटा आदमी था, जितने प्रयास बनते थे मैंने किए, पर कोई रास्ता नहीं मिला। ये उस पिता के आंसू हैं जिनकी मदद का भरोसा देने का फोकस अब सरकारी आंखों के रेटिना में धुंधला हो चुका है। आज उसी अन्याय की रतौंधी का इलाज दस्तक देकर करना है। ऊपर तस्वीर डॉक्टर शुभम उपाध्याय की लगी है, नीचे पिता सुदामा उपाध्याय बैठे हैं। डॉक्टर बेटा जिसने कोरोना से देशवासियों की रक्षा में खुद कोरोना संक्रमित हो जाने के कारण अपने प्राण गंवाए। मध्य प्रदेश की राजधानी से सिर्फ 180 किलोमीटर दूर सागर जिले के इस घर में जब सरकारी मदद के हाथ पहुंचाना सिस्टम भूल गया, तो आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह को दस्तक देने पहुंचना पड़ा। इस वक्त हम शुभम उपाध्याय के घर पे मौजूद है। ये वो छोटा सा घर शुभम का, जहां पे रह करके इस छोटे से गांव में उसने बचपन से ही अपना हुनर दिखाया था। 2020 में मार्च में जब उनका कोर्स पूरा हुआ तो उनकी पहली पोस्टिंग कोरोना काल के दौरान कोरोना आईसीयू में रहकर वो लगातार कोरोना के मरीजों की देखभाल करते रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश अक्टूबर में वो खुद कोरोना से संक्रमित हो गए। पिछले साल 25 नवंबर को कोरोना से नागरिकों की रक्षा में युवा डॉक्टर शुभम की मृत्यु होती है। 26 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने खुद लिखा कि कोरोना वॉरियर डॉक्टर शुभम ने प्राण न्यौछावर कर दिए। 27 नवंबर को कोरोना योद्धा बताते हुए शिवराज सिंह के कार्यालय की तरफ से 50 लाख की मदद का ऐलान हो गया। भारत में खबर गर्म हो तो सरकारी वादे बहुत करीब आकर किए जाते हैं,
लेकिन वक्त बीतने के साथ ही क्या छोड़ दिया गया है कोरोना योद्धा बताए गए युवा डॉक्टर शुभम उपाध्याय के परिवार को? आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने पूछा, बताइए क्या 2 महीने पहले 50 लाख की मदद का 1 रुपया भी आया? मुख्यमंत्री जी ने फेसबुक पे भी, ट्विटर पे डाला था और योजना भी है। 26 तारीख के रात को 2 बजे प्रशासनिक अधिकारी मेरे से सारे पेपर्स भी लेके गए थे, परंतु अभी तक मिला कुछ नहीं। भोपाल से अगर कोई सरकारी अधिकारी सिर्फ रोज 10 किलोमीटर पैदल भी चलते हुए मदद का चेक लेकर आता तो 18 दिन में कोरोना से देश बचाने में प्राण देने वाले डॉक्टर के घर मदद पहुंच जाती। लेकिन यहाँ तो 2 महीने बीत चुके हैं। क्या कह सकते सर, मैं तो चूंकि जो अपनी फॉर्मेलिटी थी मैंने कर दी, और उनकी फॉर्मेलिटी है शायद कर दें, भाई बेहतर है नहीं करें उनका काम। देश के लिए जान देने वालों के घर में सरकारी धोखेबाजी इसलिए पीड़ितों के आंसू बहा रही है क्योंकि जिस राज्य में मुख्यमंत्री कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में ट्वीट करते हैं, उन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी आज तक संवाददाता के सवाल का जवाब नहीं दे पाते। 2 महीने करीब होने को आए, जिसमें कहा गया था कि हम 50 लाख रुपए सरकार उन्हें देगी परिजनों को, लेकिन आज तक नहीं मिले हैं। अब इसकी जानकारी मैं आपको लेकर बता दूंगा। स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी नहीं कि मुख्यमंत्री के ऐलान का क्या हुआ, तो क्या बस कोरोना वॉरियर्स जब जान लगातार गंवा रहे थे तो उनकी मदद की योजना के नाम पर वाहवाही लूटना मकसद था? दरअसल केंद्र सरकार ने जिस तरीके से कोरोना योद्धाओं के लिए बीमा की योजना शुरू की थी, उसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोरोना योद्धाओं के लिए इस योजना की अप्रैल में शुरुआत कर दी थी। शुरुआत में इस योजना को जून तक के लिए लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसका समय बढ़ा दिया गया। सरकार का दावा है कि उसने अब तक करीब 20 कोरोना योद्धाओं के परिजनों को 10 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दिया है, लेकिन अभी भी ऐसे कई कोरोना योद्धाओं के परिजन हैं पूरे मध्य प्रदेश में जो सरकार के वादे के बाद मुआवजा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। टीकमगढ़ जिले में कोरोना वॉरियर सिपाही पति विजय घोष को गंवाने के बाद तस्वीर लेकर बैठी हैं पत्नी फूलवती। आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। इन्हें भी 50 लाख रुपए की मदद मिलनी थी। आज तक आरोप है भोपाल से जवाब भी नहीं आया। हमारे कार्यालय से इसकी संपूर्ण प्रक्रिया का पालन किया जा चुका है और हमारे यहाँ से प्रकरण बना करके भेजा जा चुका है 19/10/2020 में, जिसे कलेक्टर साहब के माध्यम से राहत आयुक्त को भी भेजा जा चुका है। कोरोना की वैक्सीन आ गई, लेकिन कोरोना रक्षकों के घर में सरकारी सहायता के नाम पर चवन्नी भी ना भेज पाने वाला प्रशासन कितना लाल फीताशाही से संक्रमित है, अब सबूत देखिए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नहीं जानते कितने कोरोना योद्धाओं ने जान प्रदेश के लिए दे दी। क्या कोई आंकड़ा अब तक सरकार के पास है कि कितने स्वास्थ्य कर्मियों का निधन जो है कोरोना की वजह से हुआ है मध्य प्रदेश में? उसकी एग्जैक्ट संख्या तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री तो ये भी नहीं जानते कि कोरोना से नागरिकों की रक्षा में कितने कोरोना योद्धाओं को सरकारी मदद दी गई। कोई डाटा कि उनमें से कितनों को अब तक ये राशि मिल पाई है या कितने इससे वंचित है? अभी मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है। संक्रमण के भयानक काल में कोरोना वॉरियर्स को तालियों से सम्मान तो खूब मिला, लेकिन तालियां परिवार नहीं चला सकती, बेटे को नौकरी नहीं दिला सकती, बेटियों की शादी भी नहीं करा सकती, और लाखों की मदद का वादा करने वाली व्यवस्था फिलहाल मदद के नाम पर चवन्नी भी नहीं भेज पाई। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। हैरानी इस बात की है कि कोरोना योद्धाओं के जान गंवाने का पुख्ता सरकारी आंकड़ा तक नहीं है। हां, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक जरूर दावा है 734 डॉक्टर्स ने कोरोना से देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए। यह मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं है, राजधानी दिल्ली में भी ऐसा ही आरोप लगता है। 1 करोड़ की मदद देने का ऐलान करने वाली सरकार ने कई कोरोना वॉरियर्स की सहायता के नाम पर हाथ खींच लिए और शर्तें लागू वाला नियम लगा दिया। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा ने देश की राजधानी में ही कोरोना वॉरियर्स के साथ सरकारी वादा खिलाफी के खिलाफ दस्तक देती ये रिपोर्ट तैयार की। कोरोना के बीच रात में सुरक्षा और संक्रमण दोनों की चुनौतियों से इंस्पेक्टर संजय शर्मा लड़ते रहे। जब तक जीवित रहे, पुलिस के कर्तव्य और परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाई। मुश्किल वक्त में हंसते मुस्कुराते घर आते रहे। लेकिन फिर 7 अगस्त आया। आखिरी बार ड्यूटी पर गए थे। कोरोना योद्धा उस दिन संक्रमित हो गए
और कोरोना से नागरिकों की रक्षा करते हुए 18 अगस्त को संजय शर्मा शहीद हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो कोरोना योद्धाओं को राजधानी में जान जाने पर 1 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया था, क्या वो मिला? ये जानने जब अरविंद ओझा शहीद संजय शर्मा के घर पहुंचते हैं, पत्नी संगीता दिखाती है वो चिट्ठी जिसमें यह कहकर मुआवजा नहीं दिया गया कि संजय शर्मा कोविड ड्यूटी नहीं कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहूंगी कि अगर आपकी जानकारी कम है तो आप प्लीज मुझसे बात करें। 5 मिनट का समय दें मुझे। अगर आप 5 मिनट में मैं आपको पूरा कन्विंस कर दूंगी कि वो कैसे ड्यूटी कर रहे थे। ये मेरा अधिकार बनता है। आप जो अमाउंट दे रहे थे आपको डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था, अगर आपके डोमेन में नहीं था या आप नहीं दे सकते थे। ये कहना पहले डिक्लेयर कर दो, ढिंढोरा पीट दो और उसके बाद में आप ये कहो कि नहीं आप ये नहीं कर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के 32 से ज्यादा जवानों ने अपनी ड्यूटी कोरोना के गहन संकट काल में करते हुए शहादत दी। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के जवानों को नमन किया। दिल्ली पुलिस की तरफ से इन परिवारों को किए गए सारे वादे पूरे हुए, लेकिन खतरनाक वायरस के दौर में सड़क पर लोगों की मदद करने, पीसीआर से लोगों को अस्पताल पहुंचाते हुए खुद संक्रमित होकर जान गंवाने वाले हेड कांस्टेबल सत्यनारायण तक भी दिल्ली सरकार का 1 करोड़ वाला मुआवजा नहीं पहुंचा। गाजीपुर बॉर्डर पर उनकी ड्यूटी थी। बहुत ही मजदूर वहाँ से निकलते थे जहाँ पर उनकी ड्यूटी थी। दिल्ली सरकार से हमें कुछ नहीं मिला। दस्तक देकर अब पूछना जरूरी है कि जिन पुलिस कर्मियों की शहादत पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी तक ये लिख कर कह चुके हैं कि वो कोरोना काल में कर्तव्य निभाते शहीद हुए, फिर क्यों उनकी मदद का मुआवजा सरकारी फाइलों में शर्तें लागू करके फंसाया जा रहा है? हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली। अलग अलग राज्यों में ऐसी कई कहानियां हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, लेकिन हालात एक से हैं। इसलिए 2 राज्यों की कहानी दिखाकर आज की दस्तक यह है कि वादा खिलाफी से जनता का सरकार के प्रति भरोसा टूटता है। जनता का भरोसा टूटने से लोकतंत्र कमजोर होता है। वादा खिलाफ जनता को कर्तव्य निभाने के प्रति उदासीन करता है। दस्तक की मांग है हर सरकार कोरोना योद्धाओं से किए अपने वादों को फौरन पूरा करे। कोरोना वॉरियर्स की मौत पर मुआवजा देने में शर्तें लागू, ये वाली राजनीति बंद की जानी चाहिए। और अब खबर बेरोजगारी के खिलाफ दस्तक की हमारी मुहिम की। मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के बाद आज बारी हरियाणा के युवाओं के लिए आपको दस्तक देने की है, जहां फुल प्रूफ भर्ती परीक्षा कराने के लिए सालाना 25 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो जाता है। नौजवानों के नौकरी पाने के सपने उसी के साथ बह जाते हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में युवाओं की नौकरी लटकाने वालों पर दस्तक के बाद अब बारी हरियाणा की। कुछ ऐसी ही लटकी रह जाती है सिस्टम के हाथों। क्या हरियाणा के नौजवानों की सरकारी नौकरियां जैसे लटका है ये नौजवान हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर। क्योंकि ज्यादातर भर्ती परीक्षा से पहले बच्चों की आंखों में खुशियों के लिए लड्डू चढ़ाने से लेकर वैष्णो देवी जाने तक की मान मनौती तक आरोप है हरियाणा में खाली चली जा रही है। लेकिन क्यों? आज तक संवाददाता मंजीत सहगल जवाब तलाशने पहुंचे हैं। बस अब कुछ देर ध्यान से सुनिएगा आपके बेटे बेटियों से जुड़ी कहानी। ये पेपर लीक हो गया, कई बार ऐसे हो जाते हैं जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो पीछे रह जाते हैं, ऐसे घूसखोर आगे आ जाते हैं। कुछ होते हैं सिस्टम में जो लोग लीक करवा लेते हैं। जो जिस हिसाब से लीक हुआ है सर, उससे तो यही लग रहा है कि सर नौकरी बिक रही है सर 12-12 लाख रुपए। अब इनके गुस्से की वजह जानिए। इसी महीने ग्राम सचिव की 600 पदों पर भर्ती परीक्षा हुई। 6.5 लाख युवाओं ने 600 पद के लिए पढ़ लिख कर एग्जाम दिया। परीक्षा के दिन ही हिसार, पानीपत, जींद, सिरसा में प्रश्न पत्र लीक हो गया। बस उसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, जिसके दफ्तर में विवेकानंद का ध्येय वाक्य लिखा है, उसे बदलकर युवाओं से कह दिया गया, पढ़ो लिखो और नौकरी के लिए दौड़ते रहो। युवाओं को एक बार फिर बस मोबाइल पर न्यूज मिल जाती है, बेटा पेपर रद्द हो गया और फिलहाल आपकी नौकरी पाने की उम्मीदें भी।
कई प्राइवेट कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस के अंदर ग्राम सचिव के एग्जामिनेशंस के अंदर पेपर की आंसर की मोबाइलों पर मिली, बाहर से लोगों ने आंसर की प्रोवाइड करी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया है कि चारों जो एग्जाम्स हुए थे 9 और 10 तारीख को उसको विड्रॉ किया। यह हालत उस चयन आयोग के राज में है जिसके दफ्तर के बाहर पारदर्शिता की मुनादी पोस्टर चिपका कर की गई है। हम इस वक्त हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कार्यालय के बाहर खड़े हैं। कार्यालय के बाहर बहुत बड़ी एक होर्डिंग लगाई गई है जिसमें सेलिएंट फीचर्स लिखे गए हैं। इसमें लिखा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट है और रिक्रूटमेंट प्योरली मेरिट के बेस पर होती है। लेकिन जिस तरह से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के टेस्ट पेपर्स लीक होते हैं, जिस तरह से भर्तियों में व्यापक गड़बड़ियों के आरोप लगते हैं, उसे नहीं लगता कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी बरती जाती है। 15 जुलाई 2020 के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा रोजगार पोर्टल कॉल सेंटर पर ही 13 लाख से ज्यादा बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं हरियाणा में बेरोजगारी दर देश के औसत से 3 गुना ज्यादा है और भर्ती परीक्षा बिना पेपर लीक हुए न करा पाने वाला कर्मचारी चयन आयोग फुल प्रूफ सिक्योरिटी के नाम पर कितना पैसा बहाता है, संवाददाता मंजीत सहगल से सुनिए। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रति साल 25 करोड़ रुपए सिक्रेसी मेंटेन करने पर खर्च करता है। बावजूद इसके लगातार क्वेश्चन पेपर्स लीक हो जाते हैं और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर धांधली और धंधेबाजी के आरोप लगते हैं। सवाल वही, आखिर जनता का पैसा क्यों बहाया जा रहा है? एक मोटा अनुमान लगाएं, 100 रुपए का भी फॉर्म भरा होगा तो 6.5 करोड़ रुपए फॉर्म भरने में युवाओं ने खर्च कर दिए। 200 रुपए भी आने जाने में खर्च किए होंगे तो एक परीक्षा में युवाओं ने कुल 13 करोड़ रुपए लगाए होंगे। लेकिन सालाना 25 करोड़ रुपए सिर्फ पारदर्शी इम्तिहान के नाम पर खर्च करने वाला चयन आयोग पेपर लीक होने से रोक नहीं पाया, जिसके खुद के कर्मचारी करप्शन के आरोप में घिरे हैं। जब मेहनत करता है बच्चा 6 महीने से 1 साल से और एकदम पेपर कैंसिल हो जाता है तो दुख तो होता ही है। अच्छा, जो इसमें फीस लगती है एग्जाम की, वो फीस वापस मिल जाती है जब एग्जाम कैंसिल होता है? नहीं मिलती सर। इसलिए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया। ग्राम सचिव का 10 लाख रुपया, क्लर्क का 8 लाख रुपया, एक्साइज इंस्पेक्टर का 25 लाख रुपया, नायब तहसीलदार का 35 लाख रुपया। ये कोई बोर्ड नहीं रह गया, ये मच्छी बाजार बन चुका है। हमने इस मुद्दे पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भारत भूषण से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे कैमरे पर बात करने के लिए इनकार कर दिया। तो आखिर कब तक चयन आयोगों की चमचमाती इमारतों के बाहर पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करने के 4 पन्ने चिपकाकर अधिकारी बचते रहेंगे? देश में अगर इलेक्शन कमीशन चुनाव पारदर्शी करा सकता है तो सिलेक्शन कमीशन ढंग से, ईमानदारी से नौकरियां दे सके, ये जवाबदेही तय करने की दस्तक अब आप दीजिए। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। अब जरा एक तस्वीर और देख लीजिए। जिन पर जवाबदेही है उन्हें जब सवालों से डर लगता है तो सवाल पूछने पर ही पाबंदी लगा दी जाती है। इसी सवाल से जुड़ी है आज की अगली दस्तक, बिहार, जहां आज दिन भर एक फरमान को लेकर चर्चा रही। वो फरमान जो बिहार के माननीयों को सोशल मीडिया पर जनता के चुभते सवालों से Z+ सिक्योरिटी देने के लिए निकाला गया। बिहार में नौकरी के लिए प्रदर्शन करते शिक्षक पुलिस की लाठी खाएंगे और अगर किसी ने सोशल मीडिया पर किसी मंत्री, विधायक, अधिकारी से कुछ ज्यादा पूछ लिया तो जेल जाएंगे। क्योंकि बिहार में आर्थिक अपराध शाखा के 9 दिन पहले ADG बने नैयर हसनैन खान साहब की तरफ से फरमान आया है, जिसमें कहा गया है बिहार में मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी जेल पहुंचा देगी। सोशल मीडिया में अगर उसका मिसयूज होता है और किसी भी व्यक्ति, चाहे वो सरकार के पदाधिकारी हो या माननीय सांसद, विधायक हो या और लोग भी हों, डिग्निटी से खिलवाड़ हो रहा था। सारे मामले जिसमें सोशल मीडिया का मिसयूज होता है वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। बिहार की विधानसभा में 163 विधायकों पर आपराधिक मामले हैं, लेकिन क्या बिहार के किसी मंत्री, विधायक, सांसद पर टिप्पणी हो गई तो साइबर क्राइम बन जाएगा? कोई भी ऐसा कंडक्ट, स्पीच,
फोटोग्राफ या कमेंट्स जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, चाहे वो आईपीसी में हो, आईटी एक्ट के अंदर। मौजूदा दौर में जो हो गई है उसमें गाली देने वालों पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन जिस राज्य में गोली मार देने के बाद लोग छुट्टे घूम रहे हों, वहां पहले गोली मारने वालों पर कार्रवाई जरूरी है या गाली देने वालों पर, यह भी सरकार को तय करना होगा। बहरहाल दस्तक में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।